सेकेंड पेपर के सेक्शन बी में जो इसका गद्य खंड है, इसमें 7 बुक्स हैं, 7 किताबें हैं, 7टा पोथी अछि। और एहिमे जे छै, इसमें जो है प्रथम है वर्ण रत्नाकर। ये ज्योतिरीश्वर की रचना है, वर्ण रत्नाकर। ये गद्यात्मक है और इसका ये 8 कल्लोल में विभाजित है। इसका द्वितीय कल्लोल जो है वही केवल पढ़ना है। इसमें नगर वर्णना, नायिका वर्णना, स्थान वर्णना, प्रयाण वर्णना आदि जो है इसमें है कल्लोल। तो इसका द्वितीय कल्लोल जो है नायिका वर्णना ही केवल पढ़ना है। उसी पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है खट्टर कका का तरंग। ये प्रोफेसर हरिमोहन झा की बहुत चर्चित रचना है। इस पुस्तक का अनुवाद कई भारतीय भाषाओं में हो चुका है और ये गद्यात्मक है और हास्य और व्यंग, इनको जो है हास्य और व्यंग मैथिली साहित्य में लाने के लिए इनको जाना जाता है। और इनकी जो रचनाएं हैं उसमें केवल हास्य ही नहीं होता है, हास्य सम्राट इनको कह दिया गया है कुछ समीक्षकों द्वारा। हास्य सम्राट तो ये हैं ही, पर इनकी रचनाओं में जो हास्य है उसमें बहुत ही मार्मिक व्यंग है। तो व्यंग जो है ये प्रधान तत्व है इनकी रचनाओं का। और ये खट्टर कका के तरंग में खट्टर कका एक पात्र हैं जो मिथिला में जो विभिन्न कुरीतियाँ, कुप्रथाएं, धार्मिक अंधविश्वास, आडंबर, कर्मकांड आदि में जो बुराइयां हैं, जो दोष हैं, उसको इसमें बहुत ही कारगर तरीके से, धारदार तरीके से इसमें उजागर किया गया है। और इसमें जो इन्होंने तर्क दिया है वो तर्क जो है अकाट्य है। वो ऐसे ही नहीं कि इन्होंने कुछ कह दिया है, किसी चीज़ की आलोचना कर दी है। जो वेद है, पुराण है, देवता है, पूजा पद्धति है, सब पर इन्होंने कटाक्ष किया है। पर कटाक्ष करते वक्त इन्होंने क्या किया है, दृष्टांत भी दिया है, उदाहरण भी दिया है। तो ऐसा नहीं कि सीधे जो है हवा में तीर फेंक दिया है। तो ये बहुत रोचक रचना है और ये इसको जो है सिलेबस में शामिल किया गया है। तो खट्टर कका के तरंग जो है इसको पढ़ने में भी आपको आनंद आएगा और इससे प्रश्न पूछे जाएंगे और स्वप्रसंग व्याख्या भी इससे रहेगी। तीसरा है लोरिक विजय। ये ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म की रचना है। इनकी रचना की विशेषता है कि ये जन सामान्य जो है, जो सामाजिक अभिजात्य वर्ग है, उसके इतर जो सामान्य वर्ग है उसके जनजीवन को, उसकी जीवन शैली को, उसके सुख दुख हर्ष विषाद को इन्होंने अपनी रचनाओं में अपनाया है और उसी को विषय बनाया है। तो लोरिक विजय एक उपन्यास है, बहुत सुंदर उपन्यास है, बड़ मनलगू उपन्यास अछि, पढ़े में बहुत मन लागत। और इस उपन्यास को जो है इस सिलेबस में रखा गया है। इस पर स्वप्रसंग व्याख्या रहेगी और प्रश्न भी पूछे जाएंगे। चौथा है पृथ्वी पुत्र। ये भी एक उपन्यास है, ये ललित की उपन्यास है। और इसमें भी जो मैथिली उपन्यास में एक परंपरा सी बन गई थी कि एक खास सामाजिक वर्ग की वैवाहिक समस्या, स्त्री समस्या आदि को ही उपन्यास में दर्शाया जाता था। इसके अलावा कोई विषय लिया ही नहीं जाता था। समाज में अन्य वर्ग भी रहते हैं, उनकी भी अपना जीवन है, उनकी भी समस्याएं हैं,
उसको उपन्यास में नहीं रखा जाता था। यहाँ तक कि लघु कथाओं में भी यही सब चलता रहा। एक खास सामाजिक वर्ग, उसकी सामाजिक समस्या, उसकी वैवाहिक समस्या, बस इसी को साहित्यकार अपनाते रहे। ललित ऐसे उपन्यासकार हुए जिन्होंने इस लीक पर चलना स्वीकार नहीं किया और उन्होंने जन सामान्य, जो समाज के हाशिए पर पड़ा वर्ग है, जो उपेक्षित वर्ग है, उसके दुख दर्द, उसकी समस्या को केंद्र में रखते हुए उपन्यास लिखा पृथ्वीपुत्र। इसमें जो है मूलतः ये है कि जब भारत सरकार द्वारा आज़ादी के बाद जमींदारी उन्मूलन कानून पारित किया गया तो भूमिहीनों को ज़मीन दी गई सरकार के द्वारा। जिनके पास बहुत ज़मीनें थी उनसे ज़मीन ली करके भूमिहीनों को ज़मीन दिया गया। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये उपन्यास है कि भूमिहीन जो दबे कुचलों का शोषण करते हैं, ज़मीन जब दे दिया गया तो उसके बाद भी उस भूमि को हड़पना चाहते हैं। और इसमें ये तथ्य दिखाया गया है कि भूमि उसी की है जो उस भूमि पर मेहनत करता है। भूमिपति की भूमि नहीं है, भूमि उसी की है जो उस पर पसीना बहाता है, उसमें हल चलाता है, बीज बोता है और फसल उपजाता है। तो असल में पृथ्वी पुत्र जो है, पृथ्वी का पुत्र, धरती माता का पुत्र वही है जो धरती की सेवा करता है। तो पृथ्वी पुत्र उपन्यास बहुत सुंदर उपन्यास है और ऐसे उपन्यास मैथिली साहित्य में बहुत ही अपवाद के रूप में कहा जाएगा इसको। और ललित बहुत कम समय में स्वर्गवासी हो गए, लेकिन इन्होंने जो अपनी रचनाएं की हैं वो आज भी मैथिली साहित्य में मील का पत्थर है। पांचवा है भफायत चाहक जिंदगी। ये भफायत चाहक जिंदगी एक नाटक है जो सुधांशु शेखर चौधरी द्वारा लिखित है। ये नाटक जो शिक्षित बेरोजगार है उसकी पीड़ा को इसमें दर्शाया गया है। और शिक्षित जब व्यक्ति हो जाता है तो अपेक्षा करता है कि उसे उसके अनुसार जो है अपनी शिक्षा के अनुसार उसको रोज़गार मिले, पर वैसा रोज़गार नहीं मिलता है तो वो कोई भी वृत्ति अपनाने को बाध्य हो जाता है। और इसमें दिखाया गया है कि कोई भी व्यवसाय जो है वो बुरा नहीं है, अगर उसको मन से किया जाए तो उसमें भी, लेकिन जो शिक्षित को रोज़गार मिलना चाहिए। मूलतः इसमें जो बेरोज़गारी की समस्या थी मिथिला में और आज भी है, तो ये उपन्यास आज, ये नाटक आज भी वर्तमान समय में भी इसमें जो विषय रखा गया है वो आज भी प्रासंगिक है। तो एक नाटक है, इसमें से स्वप्रसंग व्याख्या और प्रश्न पूछे जाते हैं। छठा है कृतिराज कमल। ये मैथिली अकादमी द्वारा प्रकाशित कथा संग्रह है जिसमें आरंभ से लेकर के 10 तक ही कथा पढ़ना है। प्रथम कथा से लेकर के 10वां कथा तक ही इसमें बहुत छोटी छोटी कथाएं हैं। और राजकमल जो है मैथिली साहित्य में एक लीक से हटकर रचना करने वाले कथाकार माने जाते हैं। इनकी कथाएं हैं, इसमें पहला कथा से लेकर के 10वां कथा तक ही पढ़ना है, उसी पर स्वप्रसंग व्याख्या और प्रश्न रहेंगे। 7वां है कथा संग्रह, मैथिली अकादमी द्वारा प्रकाशित है। इसमें विभिन्न कथाएं हैं और इससे भी स्वप्रसंग व्याख्या और प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। बस इतना ही है। मैथिली भाषा एवं साहित्य यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें इतना ही है, इतना पढ़ना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बहुत कम समय में इसकी तैयारी हो जाती है, मार्क्स इसमें बहुत अच्छे आते हैं, बशर्ते आप अपनी तैयारी सही जगह पर करेंगे तो आपको इसमें बहुत अच्छे नंबर आएंगे, कम समय में तैयारी हो जाएगी और आपकी एनर्जी जो है वो आप जीएस की तैयारी में लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी तैयारी तो आपको कम समय में हो जाती है, बस उसके बाद रिवीजन करते रहना है।
तो ये जो है मैथिली भाषा एवं साहित्य का सिलेबस है यूपीएससी का। आप बेझिझक इस सब्जेक्ट को रख सकते हैं अगर अच्छे नंबर लाने हैं कम समय की तैयारी में। और स्टडी मटेरियल, नोट्स और क्लास आदि के दरमियान कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। सारा कुछ एक जगह आपको उपलब्ध हो जाएगा, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा और आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे इस सब्जेक्ट के द्वारा, और आपकी सफलता जो है इस सब्जेक्ट से ही सुनिश्चित हो जाएगी। तो आप जो है इस नंबर पर अगर कोई जानकारी लेनी हो, आपको जानकारी लेना चाहते हैं क्लास से संबंधित, ऑनलाइन लाइव क्लासेस मेरी चलती है और साथ ही अब ऑफलाइन क्लासेस भी चलने लगी हैं। तो आपको कोई जानकारी लेनी हो तो इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, ये संपूर्ण सिलेबस को मैंने बताया आपको। अब आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को, विदेह IAS चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।